दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों हम बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें हमने काफी चीजें आपको कवर करा दिया है डाइजेशन सिस्टम में। पहला बक्कल कैविटी, फिर ओसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टोमच, लीवर और बाइल जूस। इसके बाद हमने पैंक्रियाज भी करवा दिया आपको, यानी अग्नाशय। एक बार पैंक्रियाज के बारे में हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों ये पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, यह इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, जाहिर सी बात है जब इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा तो उसमें हार्मोन्स निकलेंगे और उसमें डक्ट नहीं पाया जाता, यानी नली नहीं पाई जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने रस को स्रावित कर सके। वो अपने रस को डायरेक्ट छोड़ देता है, यानी हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में या फिर भोजन में मिल जाते हैं। तो वहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड में दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागन। दोस्तों इंसुलिन क्या करता है, जब हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है कि उस शुगर को यानी ग्लूकोज को, यानी शुगर एक प्रकार का ग्लूकोज ही है, तो उस ग्लूकोज यानी शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर वैसे ही ठीक यदि विपरीत दिशा में यदि देखा जाए तो जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वही ये पैंक्रियाज जो है एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है कि जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारे शरीर में शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। यदि हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जाहिर सी बात है यदि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो दोस्तों इसमें से जूस निकलेगा और एंजाइम निकलेंगे और एक डक्ट के माध्यम से निकलेंगे। तो पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और ये जिस डक्ट के माध्यम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचता है उस डक्ट को कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। इसके अंदर से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पहला है अमाइलेज, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। जो अमाइलेज है, जब मैं आपको बक्कल कैविटी पढ़ा रहा था तो वहां पे भी एक अमाइलेज आया था, उसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज। दोनों का फंक्शन सेम है, हालांकि वो सलाइवा में पाया जाता था, इस वजह से उसको नाम दे दिया गया सलाइवरी अमाइलेज। हालांकि उसका नाम अमाइलेज ही था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको क्या कहा गया, सलाइवरी अमाइलेज। दोस्तों यहां भी अमाइलेज है, तो यहाँ पे अमाइलेज ही सिर्फ कह दिया गया है। इसका काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। वहां भी बक्कल कैविटी में भी यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, यहां भी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज कहने का अर्थ है यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि लिपिड यानी फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड में। यानी हमने देखा था, यहां बता दे रहा हूं मैं आपको, कार्बोहाइड्रेट था, उसको यदि डाइजेशन पूरी तरह से करना है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में। यदि फैट है, फैट को एक टेक्निकल भाषा में लिपिड भी कहते हैं, ठीक है, तो फैट यानी लिपिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरी तरह से डाइजेशन होने के लिए, तो वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैटी एसिड में। और वैसे ही प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टार्च है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के एक सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे माल्टोज कहते हैं उसमें कन्वर्ट हुआ है। यानी यहाँ पे स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन हुआ है, पूरी रूप से पाचन नहीं हुआ है। पूरा रूप से पाचन तब होगा जब स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। यहां तक समझ में आया आपको? यानी यहां तक, इस प्रक्रिया तक अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जबकि लिपिड यानी फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैटी एसिड में। इसके पिछले वाला लेक्चर में आपने देखा था दोस्तों कि कैसे बाइल जूस के माध्यम से 95% फैट का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा।
यहां तक समझ में आ गया। दोस्तों हमने अमाइलेज का फंक्शन जान लिया, लाइपेज एंजाइम का फंक्शन जान लिया। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में कि ये क्या करता है। जब हम डाइजेशन सिस्टम के अमाशय वाले भाग को पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है अमाशय में जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो प्रकार के सेल पाए जाते थे। पहला सेल का नाम था ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल से HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव हो रहा था, जबकि चिप सेल से दो प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे। पहला एंजाइम का नाम था पेप्सिनोजेन और दूसरे एंजाइम का नाम था प्रोरेनिन। दोस्तों जब पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम ये दोनों किस फॉर्म में थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन जैसे ही HCl इनके साथ मिल रहा था ये एक्टिव हो जा रहे थे और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, रेनिन में। और इन दोनों का काम क्या था, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ध्यान देना, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ध्यान देना, यहां पे प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रहा था जिसमें प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका है प्रोटीन, वहीं जब आगे आता है खाना तो वही पेप्टाइड यानी ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, उसी पेप्टाइड को, प्रोटीन के उसी पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। ध्यान देना, कोरिलेट कर पाना वहां से और यहां तक के बीच में। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमीनो एसिड में, यानी यहां प्रोटीन का भी पूरी तरह से पाचन हो गया और फैट का यानी लिपिड का भी पूरी तरह से पाचन हो गया। बचा कौन, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च। अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। और यहां तक समझ में आ गया सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें कि ग्रुप डी का और NTPC का एग्जाम आने ही वाला है। दोस्तों इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत आपने करा था भविष्य में उसका परिणाम आपको मिल चुका होगा कि आप किस पोजीशन में हैं और आपका IQ लेवल और आपकी मेमोरी लेवल कितने में है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे आप वही डिसाइड करेगा कि आगे आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। उम्मीद करता हूं सारे लोग सिलेक्शन के लिए तत्पर होंगे और अपना स्टडी प्रॉपर कर रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलते हैं। खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में था भी, क्योंकि पित्त रस जो बाइल जूस था वो भी और पैंक्रियाटिक जूस ये भी, ये कहाँ मिलते हैं, ड्यूडेनम वाले भाग में, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब आते हैं दोस्तों छोटी आंत में। छोटी आंत बता दिया था कितने मीटर लेंथ होता है, हालांकि उसके और आगे चलते हैं क्योंकि छोटी आंत बहुत छोटी नहीं है, बड़ी है। छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं कि ये छोटी आंत है, मान लेते हैं इतना मोटा है और ऐसे बेंड है, तो इसके अंदर एक ऐसे रोमा टाइप की संरचना पाई जाती है, रोम, ऐसे, इसी के अंदर से खाना होके जाने वाला है। मैंने ज्यादा मोटा बना दिया, इतना मोटा होता नहीं है, पतला पतला होता है, और ये समझाने के लिए बना रहा हूं, एज पर अंडरस्टैंड। मान लेते हैं इतना तक, ठीक है। अब ये हमारा खाना जा रहा है, मान लेते हैं डस्टर हमारा फूड है। अब यहां पे फैट का डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है और खाना यहां पे आ रहा है। अभी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ है, खाना यहां पे आया, ठीक है। अब खाना जैसे ही, हालांकि यहां तक आने में खाना बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तरल के रूप में रहता है। इसको टोपी को थोड़ी पीछे कर देता हूं अब, ठीक है। कोई ऑर्डर तो नहीं लग रहा है, सही है, ठीक है। अब हम खाना को आगे लेके चलते हैं।
खाना आगे लिखे। हालांकि ये डस्टर है, तो डस्टर तो ऐसे घुस नहीं पाएगा इस अच्छा, इसका नाम क्या है बताना भूल गया मैं। इसका नाम है विलाई। क्या नाम है? विलाई। ठीक है। अब ये देखिए, लिक्विड के फॉर्म में जब रहेगा तो खाना यहां से फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी इस फॉर्म में खाना जाएगा। ऐसे जहां जहां जगह पाएगा वहां वहां तक खाना जाएगा। ये है आपका फूड, जो किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड कहने का अर्थ तरल। इसका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा। ठीक है, ये खाना है, ये फूड है हमारा। क्या है? फूड। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ये फूड है, जा रहा है लिक्विड के फॉर्म में है, तो ये विलाई से कोई विली कहता है, कोई विलाई कहता है। आपके हिसाब से आप विलाई कह लीजिए इसको। तो विलाई से होके गुजर के टकराते हुए ले जाता है। यही दो विलाइयों के बीच में एक ग्लैंड पाया जाता है। यही दो विलाइयों के बीच में क्या पाया जाता है? एक ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आंत ग्रंथि। क्या कहेंगे? आंत ग्रंथि। इसमें क्या होता है? यह एक प्रकार का जूस या ग्लैंड है। और कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। जब ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या स्रावित करेगा, या तो जूस और एंजाइम। तो ये कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है। मैं इसको मिटा देता हूं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। पहला है, यहां पे लिखता हूं, पहला है माल्टेज, दूसरा है सुक्रेज, और तीसरा क्या है? लैक्टेज। यह 3 प्रकार के एंजाइम मुख्य रूप से स्रावित होते हैं। कहां से? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जो कि क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कभी एग्जाम में यदि पूछा जाता है आपको कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां पाया जाता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो हम बताएंगे ये पाया जाता है छोटी आंत में। अब दूसरा क्वेश्चन यदि पूछ ले कि उसमें से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो ये आ जाएगा माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। अब माल्टेज क्या करता है, सुक्रेज क्या करता है और लैक्टेज क्या करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब मैं पाचन तंत्र पढ़ाना शुरू करा था तो स्टार्टिंग में ही पहला जो पार्ट था वो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में आपको पढ़ाया। वहां पे 3 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं और उसमें जो एक एंजाइम निकलता है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता था? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता था। यहां तक आपको समझ में आया था? इसके बाद हमने पैंक्रियाज में देखा। पैंक्रियाज में जो अमाइलेज पाया जाता है वो भी क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता था? माल्टोज में। ध्यान देना दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है माल्टोज, वो खाना अभी पचा नहीं है, इसके साथ ही आ रहा है वो माल्टोज। अब ये जब माल्टोज आता है तो यहाँ पे जो एंजाइम निकलता है माल्टेज, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है, वो क्या करता है? इस माल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ये G+G यानी 2 भागों में बांट देता है। G+G यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ देता है। पहले ये एक ही अणु थे, ग्लूकोज के एक ही अणु थे, लेकिन यहाँ पे जब जो माल्टेज होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें? ग्लूकोज में। सॉरी, बहुत अच्छी बात है, बता दिया आप लोगों ने। इसमें तोड़ देता है ग्लूकोज में। यहां तक लिख लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों सुक्रोज की।
तो सुक्रोज जो होता है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और यह कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? पहला तो चीनी में, दूसरा गुड़ में, और तीसरा मधुमक्खी के शहद में। जबकि स्टार्च जो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, वो स्टार्च जो है वो किस में पाया जाता है? वो अनाज में पाया जाता है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जबकि उससे सिंपल फॉर्म में होता है सुक्रोज। ये किस में पाया जाएगा बताया अभी मैंने? गुड़ में, चीनी में और मधुमक्खी के शहद में। अब ये दोस्तों क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब ये सुक्रोज क्या होता है दोस्तों? सुक्रोज यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है जो स्टार्च से कम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी स्टार्च के मुकाबले इसका सिंपल फॉर्म में होता है, और यह भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये पाया किस में जाता है? गुड़ में, चीनी में और मधुमक्खी के शहद में पाया जाता है। तो सुक्रोज का पाचन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम स्रावित होता है हमारे कहां से? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। ये क्या करता है? इस सुक्रोज को दो भागों में डिवाइड कर देता है, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म होता है जो कि कंप्लीट पाचन को दर्शाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तीसरे नंबर पे बात करते हैं लैक्टेज एंजाइम क्या करता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टेज क्या करता है? यह लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज। अब दोस्तों लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो किसमें पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। तो ये सिंपल फॉर्म में होता है, हालांकि उतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इसका भी डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से लैक्टेज जो एंजाइम होता है जो कहां से स्रावित होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। वो क्या करता है? इस लैक्टोज को, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कह सकते हैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म है जिसका हम मान लेते हैं कि इसका भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तो दोस्तों बचा क्या था? हमारा कार्बोहाइड्रेट ही बचा था, बाकी सारे चीजों का पाचन हो चुका है। फैट का पाचन हो चुका, प्रोटीन का पाचन हो चुका और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका। तो दोस्तों यहां तक यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग तक सारी चीजों का, सारे मिनरल्स वगैरह सारे का पाचन हो चुका है। जब पाचन हो जाएगा तो किसका नंबर आएगा? एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का। यहां तक समझ में आ गया आपको? एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं, ध्यान दीजिए। जो छोटी आंत है उसके अंदर छोटे छोटे रोमे जैसे संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं, और विलाई के दो विलाइयों के बीच में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का काम क्या करता है? इसके अंदर से तीन मुख्य रूप से एंजाइम निकलते हैं, पहला है माल्टेज, दूसरा है सुक्रेज और तीसरा है लैक्टेज। माल्टेज क्या करता है? स्टार्च के जो फॉर्म होता है माल्टोज, उसको तोड़ करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सिंपल फॉर्म है, और इसे माना जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है। दूसरा एंजाइम है सुक्रेज। इसका काम करता है, ये जो सुक्रोज होता है जो चीनी, शहद और गुड़ में पाया जाता है, उसका डाइजेशन करता है, और डाइजेशन करने के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तीसरा एंजाइम है लैक्टेज। लैक्टेज क्या किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। और लैक्टोज कहां पाया जाता है? यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में पाया जाता है, और इसके पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम काम करता है, और ये किस फॉर्म में तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। और यहां तक दोस्तों आपका पूरी तरह से भोजन का डाइजेशन हो चुका है। अब हम डाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो पहला प्रोसेस था इंजेक्शन, यानी खाना को अपने मुंह में लेना ही इंजेक्शन कहलाता है। फिर इसके बाद था डाइजेशन, जब सारे भोजन जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स इत्यादि का जो सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं।
तो यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग तक सारे भोजन का डाइजेशन हो चुका है। अब बात आएगी एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की। तो एब्जॉर्प्शन, अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वह किस भाग में पूर्ण हो जाता है, तो आप बताइए किस भाग में पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, छोटी आंत। जो डाइजेशन होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण हो जाता है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन यानी हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं अवशोषण। क्या? अवशोषण। अब हमने एक डायग्राम बताया था आपको, विलाई होता है। ये विलाई क्या करता है, इसमें मौजूद, खाने में मौजूद सारे पोषक पदार्थों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे पोषक पदार्थों को किसमें एब्जॉर्ब कर लेता है? अपने अंदर। अब अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद इस पोषक पदार्थ को ब्लड के माध्यम से, अब यहां से मान लीजिए ब्लड जा रहा है तो इसमें एब्जॉर्ब करके इसमें मिला देता है और ब्लड के माध्यम से सारा पोषक पदार्थ हमारे ब्लड में मिल जाता है और पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। जब पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो जो शरीर में पहुंचाना होता है उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। अब दोस्तों बात करते हैं छोटी आंत की। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वह छोटी आंत में ही होता है। और किस भाग में? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग ज्यूजेनम और तीसरा भाग इलियम था। जो भोजन का अवशोषण होता है वह इंटेस्टाइन के ज्यूजेनम भाग में होता है। किस भाग में होता है? ज्यूजेनम। ठीक है, तो यहां मिटा देता हूं मैं इसको। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हालांकि सारी चीजें बताने के बाद हमें 1 मिनट का आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उससे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। अब अगला टॉपिक हम ये देखेंगे कि किन किन चीजों का अवशोषण छोटी आंत में होता है और किन किन चीजों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। एक हम चार्ट बना लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वह छोटी आंत में किन किन चीजों का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में किस किस चीजों का अवशोषण होता है। पहला, प्रोटीन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। दूसरा, फैट का। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट का। चौथा, सारे विटामिन का। सारे विटामिन का होता है एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट के को छोड़ के, यानी के विटामिन को छोड़ के बाकी सारे विटामिनों का अवशोषण हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर प्रोटीन का डाइजेशन तो हमने समझ लिया, फैट का डाइजेशन तो हमने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमने समझ लिया, आपने एक चीज भूल गया, विटामिन का डाइजेशन बताया ही नहीं। अब बिना बताए विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे करवा सकते हैं आप? आया सवाल दिमाग में? नहीं आया होगा तो अब आ गया। बताइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन इतने छोटे फॉर्म में होते हैं, इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं कि उनके डाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी वजह से जो हम खाना खाते हैं, जो उसके अंदर विटामिन मौजूद होती हैं, वो डायरेक्ट उनका अवशोषण होता है, डाइजेशन होता ही नहीं है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिसका डाइजेशन होता नहीं है, सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वो क्या होता है? विटामिन। वो क्या है? विटामिन।
तो दोस्तों सारे विटामिन का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन एक विटामिन होता है जिसे के कहते हैं, विटामिन के, उसका डाइजेशन छोटी आंत में नहीं हो पाता है। दूसरी बात, सारे मिनरल्स, जितने भी सारे खनिज हैं, उनका सारे खनिजों का डाइजेशन हो जाता है कहां पे? छोटी आंत में, कुछ मिनरल्स को छोड़ के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब एक बार फिर से देख लो दोस्तों, सारे प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। सारे फैट का अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में। सारे कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में। सारे विटामिन का अवशोषण होता है विटामिन के को छोड़कर, जबकि सारे मिनरल्स का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो मिनरल्स होते हैं इनको छोड़ करके। अब बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है ये भी देख लेते हैं। बड़ी आंत में किसका होता है? पहला तो यहां पे जिसका जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है उसका अवशोषण कहां होगा? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहला विटामिन के का हो जाएगा, ओके। दूसरा अवशोषण होगा जो मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका अवशोषण होता है कहां? बड़ी आंत में। और तीसरा देखें, तीसरा होता है वाटर, यानी पानी का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। हालांकि पानी का अवशोषण छोटी आंत में हो जाएगा दोस्तों, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। पानी का अवशोषण यदि छोटी आंत में हो जाए तो छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना पहुंच ही नहीं पाएगा। खाना को पहुंचने के लिए उसके अंदर तरलता होनी चाहिए। तो इसी वजह से जब खाना बड़ी आंत में पहुंचता है तब उसका पानी का अवशोषण होता है जो भोजन के अंदर मिक्स होता है। अब यदि बात करें कि और किसका होता है, भोजन है फर्मेंटेड फूड, कहने का अर्थ है जलेबी, जलेबी, डोसा, डोसा, जलेबी डोसा जो होता है। और फर्मेंटेड फूड क्या होता है? फर्मेंटेड फूड वैसे फूड होते हैं जो आज हम बना के उसको रख देते हैं और रात भर वैसे ही पड़ा रहेगा, सुबह उसका हम कोई फूड बनाते हैं, यानी फर्मेंटेड कर देते हैं उसको। तो फर्मेंटेड फूड जितने भी होते हैं जैसे जलेबी, डोसा, उसका अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। अगला है जलेबी, हो गया ना। अब अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का नाम सुन के तो आंखों में चमक आ गई होगी। जी हाँ, अल्कोहल का अवशोषण जो है वह छोटी आंत की बस की बात नहीं है। हालांकि बड़े बड़े लोग पीते हैं, इसी वजह से हम जान लेते हैं कि इसका जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। दूसरा, मेडिसिन। मेडिसिन जितनी भी दवाइयां होती हैं उनका भी जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो दोस्तों ये रहा अवशोषण कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका अवशोषण होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में किन किन चीजों का अवशोषण होता है। एक चीज और जान लेते हैं, जो भी हम चाय कॉफी पीते हैं, कॉफीन और निकोटीन, कॉफीन और निकोटीन का भी पाचन यहीं पे होता है। कॉफीन और निकोटीन का भी पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। तो ये रहा अवशोषण का टॉपिक, जो कि छोटी आंत में और बड़ी आंत में होती है। जिस खाने का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाती है उस खाने का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। अब हम चलते हैं बड़ी आंत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आज डाइजेशन सिस्टम खत्म ही करके छोड़ेंगे। हालांकि डाइजेशन सिस्टम 2-3 क्लास का है, लेकिन इतना लंबा खींचने के पीछे रीजन ये था दोस्तों कि पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पढ़ा रहा हूं क्या उस चीज को आप कैप्चर कर पा रहे हैं? जब पढ़ाना सफल माना जाएगा जब आप खुद से अपना नोट्स बनाएं, कहीं से कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में सारी चीजें फीड हो चुकी हों। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सारी चीजें आपके पास फीड हो चुकी हैं? यदि नहीं फीड हो पा रही हैं तो आपको सोचने की जरूरत है और
मोर स्टडी करने की जरूरत है। हालांकि मेरी बात थोड़ी ऑड लगेगी आपको, लेकिन यही कड़वा सच है। चलिए अब हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, एक बार डायग्राम बना दें। चलिए डायग्राम बना देते हैं। अब इस डायग्राम से तो आपको याद हो जा रहा होगा कि क्या चीज, कौन सी चीज का डायग्राम बना रहे हैं सर। याद हो रहा होगा दोस्तों, ये क्या है? बिल्कुल सही, गाल ब्लेडर। ये क्या है? बाइल डक्ट। ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम भाग है। हालांकि ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। ये है अपेंडिक्स, ये छोटी आंत। दोस्तों यह ध्यान देना, छोटी आंत का ये निचला वाला हिस्सा, निचले वाला हिस्सा जो बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, इस निचले वाले हिस्सों को क्या कहते हैं बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा भाग बड़ी आंत के शुरू में जुड़ा होता है बताइए? बिल्कुल सही जवाब, उसका नाम है इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। फूड पाइप, स्टोमच, लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनम। जहां पे ये दोनों आपस में मिलती हैं, हमने बताया था आपको हैपिटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं उसको। खाना आया, सबका पाचन हो चुका है, अब आया एब्जॉर्प्शन की बात। वो जेजुनम वाले भाग में होता है। जेजुनम वाले में सबका एब्जॉर्प्शन हुआ। हमने देखा कि छोटी आंत में किसका एब्जॉर्प्शन होता है और बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है। अब खाना क्या होता है? इस छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से से खाना किस में आता है? बड़ी आंत में, यहां पे। तो ये भी 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। दूसरा भाग ये होता है, इसको बोलते हैं कोलोन। और तीसरा भाग ये होता है जिसको कहते हैं रेक्टम। और लास्ट में ये जो द्वार होता है उसको बोलते हैं एनस। अब बारी बारी से हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम, कोलोन और रेक्टम, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक ये छोटा सा भाला नुमा जो संरचना है, इसका भी नाम है दोस्तों, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। हालांकि यह जो होता है यह एक अवशेषी अंग होता है जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। वैसे अंग जो हमारे बॉडी में किसी काम के नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। जैसे एक, जब मैं बक्कल कैविटी पढ़ा रहा था तो एक भाग और पढ़ाया था आपको, दांतों का एक सबसे जो थर्ड मोलर होता है जिसे विजडम टीथ कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, क्योंकि उसके होने या न होने से हमारे डाइजेशन सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे नीचे मौजूद अपेंडिक्स जो होता है, उसका भी हमारे डाइजेशन सिस्टम या शरीर के किसी भी एबनॉर्मलिटी का कोई शिकायत नहीं आएगी। अब ये अपेंडिक्स करता क्या था? जो जब हम दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो एंसिस्टर हैं, पूर्वज हैं, वह बंदर थे, चिंपैंजी थे। तो वो जब इनिशियल स्टेज पे जब धरती का निर्माण हुआ था, तो वो क्या खाते थे? घास फूस वगैरह वगैरह खा लेते थे। तो जो घास फूस पाया जाता है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम था सेलुलोज। क्या नाम था? सेलुलोज। जैसे इस समय जो स्टार्च है, जो हम खाना भोजन अनाज करते हैं, उसमें स्टार्च पाया जाता है।
वैसे ही जो प्लांट हम जब खाते थे तो उसमें सेलुलोज पाया जाता था, और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हालांकि स्टार्च से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। उसका जो डाइजेशन होता था वो अपेंडिक्स में होता था। समय बीतता गया, हम भोजन को पका के खाने लगे। जैसे जैसे हम पका के खाने लगे, और हम पहले चार पैर होते थे हमारे, जब हम दो पैर पे हुए तब भी उसके अंदर कुछ सिकुड़न हुई, इस वजह से दब गया। और दूसरी बात कि हम सेलुलोज खाना ही बंद कर दिए, सारे भोजन को हम पका के खाने लगे। जब पका के खाने लगे तो इसका कोई यूज ही नहीं होता था, इस वजह से ये धीरे धीरे करते करते छोटा हो गया और एक अवशेषी अंग के रूप में तब्दील हो गया। कभी कभी किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से जब इसमें सूजन हो जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जब लंबाई बढ़ती है तो हमारे पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है। इसी दर्द को खत्म करने के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, इसी अपेंडिक्स को काट करके निकाल लेते हैं। इससे शरीर में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, ना ही ये कोई एब्जॉर्प्शन करता है, ना ही ये कोई पाचन में भाग लेता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानेंगे सीकम वाले भाग पे कि सीकम का क्या काम होता है। इसको मिटा दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि नहीं भी समझ में आए तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जब इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन नहीं चल रहा था तो मैं लिख देता हूं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के पहले भाग के बारे में जानते हैं, जो क्या है, सीकम। हिंदी में भी इसे सीकम ही बोलते हैं, इस वजह से हिंदी वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं। अब सीकम क्या करता है, अब अभी हमने बताया था ये वाला जो हिस्सा है बड़ी आंत का, ऐसे है मान लीजिए बड़ी आंत, तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, सीकम। क्या कहलाता है, सीकम। इसके नीचे पाया जाता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का क्या फंक्शन है वो हमने बता दिया कि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, जो सीकम भाग होता है, जो खाना आता है इसमें किस आंत के किस हिस्से आता है, जो भोजन बड़ी आंत में आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से से आता है, इलियम हिस्से से। जब खाना बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में आता है, ये जो एरिया होता है ये बंद बैग की तरह होता है, क्लोज बैग, क्लोज्ड बैग की तरह होता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वह किसका सिंथेसिस या निर्माण करता है, विटामिन के का और विटामिन B12 का। इन दो चीजों का यह सिंथेसिस करता है या निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है हमारे बॉडी में। और इसका जो रिलेशन है ह्यूमन बॉडी के साथ वो सिम्बियोटिक रिलेशन है। अब ये जान लेते हैं कि सिम्बियोटिक रिलेशन होता क्या है। दोस्तों सिम्बियोटिक रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जहां पे जो पैरासाइट होता है वो भी फायदे में होता है, और जिसके ऊपर ये पैरासाइट होता है वो भी फायदे में होता है। दोनों एक दूसरे से फायदा लेते रहते हैं। अब हम इसे फायदा क्या देते हैं आप जान लीजिए। अरे जो ये भोजन जा रहा है दोस्तों, इससे ये अपना भोजन कर रहा है, इसी भोजन से अपना भोजन ले रहा है, और इसे एक प्रकार से आइसोलेटेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं हम कि उसके भाई साहब आप यहां रहिए, आपके पास कोई बैक्टीरिया नहीं जाएगा, सारे बैक्टीरिया को हम अमाशय में मार देंगे और मुंह में बक्कल कैविटी में ही मार देंगे। आप राज करिए यहाँ पे, राज। जब ये राज करेगा
तो जाहिर सी बात है, हालांकि ये बैक्टीरिया अपने जाने में कुछ ह्यूमन बॉडी को नहीं दे रहा है, लेकिन जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है। अब जो ये विटामिन के है इसके लिए वेस्ट है, विटामिन B12 भी इसके लिए वेस्ट है, किसके लिए? ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए, लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, दूसरा काम क्या करता है कि जो फूड होता है, फूड इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? मल में। इसको टोपी को सीधा कर लेता हूं, सही नहीं लग रहा है। तो ये फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया? मल में। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जाहिर सी बात है मल में खाना आगे जाएगा, अब ये फॉरवर्ड होगा खाना आगे की तरफ मल के रूप में। यहां भी पानी का अवशोषण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी का अवशोषण यदि सीकम वाले भाग में हो गया दोस्तों, तो क्या यहां से यहां तक खाना पहुंच पाएगा? अब तो खाना नहीं रहा, ये शायद अब ये मल में कन्वर्ट हो चुका है, तो कोई भी इसे खाना नहीं कहेगा। मेरे मुंह से यदि निकल जाता है तो माई मिस्टेक। अब यहां से मल यहां पे आ गया, मल के अंदर अभी भी वाटर पड़ा हुआ है। एक चीज जानकारी के लिए और बता दूं दोस्तों आपको कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के माध्यम से एनस से होते हुए जो खाना यानी यानी जो वेस्ट बाहर निकलता है, ये जो वेस्ट जो बाहर निकलता है वो किस गति के कारण होता है? क्रमाकुंचन गति। जो फूड पाइप में होता था वही क्रमाकुंचन गति अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होती है, जिसके वजह से खाना आगे फॉरवर्ड होता है। तो दोस्तों क्रमाकुंचन गति तब भी काम नहीं करेगी जब पानी नहीं रहेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जी ये कोलोन है, अब आगे यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है वह कोलोन कहलाता है। कोलोन। अब कोलोन, हालांकि इसके कई पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, और ये भाग अलग कहलाता है। हालांकि हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं जानेंगे, हम जान लेंगे सिर्फ कोलोन के बारे में। तो इसके बारे में आप सीकम के बारे में जान लिया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला भाग है वो सीकम में खुलता है। ये बंद लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें इसके अंदर एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है, और इन दोनों में यानी ह्यूमन बॉडी में और ई कोलाई बैक्टीरिया में एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। और सिम्बियोटिक रिलेशन वह रिलेशन होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है उसको भी फायदा होगा, और जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है या जीवन यापन कर रहा है उसको भी फायदा होता है। अब खाने को यहाँ पे सीकम में, यहाँ लार्ज स्टैंड के, यहाँ बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में खाना किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मल में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। अब आता है अगला भाग कोलोन। क्या है? कोलोन। हमने जान लिया कि अब ऐसे ही बनाऊंगा मैं, यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो होता है वो कोलोन कहलाता है। जो ये वाला भाग होता है असेंडिंग कोलोन कहलाता है, ये वाला भाग जो डिसेंडिंग कोलोन कहता है। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेना है। अब पानी जो होता है इसके अंदर, जो मल के अंदर मौजूद होता है, मल कहा मैंने ध्यान देना, मल के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? कोलोन भाग में एब्जॉर्प्शन हो जाता है ये जो पानी होता है। अब धीरे धीरे खाना सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। और यहां यदि कोलोन की बात करें तो एक खासियत और होती है, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अवशोषण, पानी का अवशोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को कहते हैं गॉबलेट सेल।
क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल। हिंदी में भी इसे गॉबलेट ही बोलते हैं, हिंदी में भी गॉबलेट भी बोलते हैं, इस वजह से इसका हिंदी नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, गॉबलेट कोशिका कहते हैं। अब गॉबलेट होता क्या है, सोच के बताइए दोस्तों। कभी आप पार्टी में या फिल्मों में देखा होगा कि बियर बार में या फिर टेबल पे एक इस तरह का संरचना या गिलास का संरचना होता है, ऐसे गिलास का संरचना होता है, और इसके अंदर वाइन भी डाल देते हैं और कोई पानी भी डाल देता है, कोई सोडा भी डाल देता है। तो ज्यादातर लोग इसमें ड्रिंक वगैरह लेते हैं। तो ये क्या करता है, पानी को इकट्ठा ही तो कर रहा है। वैसे ही एक सेल पाया जाता है किसके अंदर, कोलोन भाग में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन भाग में एक सेल पाया जाता है विशेष प्रकार का, जिस सेल को कहते हैं गॉबलेट सेल। ये क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है और जो अपशिष्ट होता है उससे आगे फॉरवर्ड कर देता है, और यह जो अपशिष्ट होता है एक सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जान लेते हैं रेक्टम भाग पे। इसको मिटा देते हैं, इसको क्यों मिटा रहे हैं, अभी तो आगे चल रहा है ना काम। आगे चल रहा है क्या, चलाया जा रहा है। हालांकि बहुत लोग इससे बताने से बचते हैं कि क्या ही बताएं ये मल वगैरह, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, मैं बताऊंगा मल। अब भोजपुरी में क्या कहते हैं इसे, अब मत पूछो क्या कहते हैं, ठीक है। मल हिंदी में सही है, यहां तक एडजस्टेबल है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो खाना होता है वो कोलोन के, अरे इस लार्ज इंटेस्टाइन के अगले भाग में आता है, जिसे कहते हैं रेक्टम। अब रेक्टम की खासियत क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यदि बात करें कि रेक्टम का काम क्या होता है, तो इसका कोई विशेष काम नहीं होता है। यह क्रमाकुंचन गति के माध्यम से जितने भी अपशिष्ट आए होते हैं उनको एक जो है स्टोर करके रख लेता है। स्टोर बहुत ज्यादा तो नहीं करता है, लेकिन कुछ भाग को कुछ देर तक इसमें रेक्टम में पड़े रहते हैं। फिर एनस के माध्यम से, यानी गुदा जिसे एनस बोलते हैं, एनस के माध्यम से इस अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये मत पूछना कि बाहर निकालने का टाइमिंग कितने बजे है, वो हर एक इंसान का अलग अलग टाइमिंग है, उस हिसाब से अब अपना देख लीजिए कि आपका कौन सा टाइमिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक डाइजेशन सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सारे का एब्जॉर्प्शन भी हो गया और डाइजेशन भी हो गया, और जो एसिमिलेशन यानी खाना को अवशोषित करके पूरे बॉडी में भेजना था वो भी हो चुका है। हालांकि वो अभी नहीं पढ़ाया हूं मैं, वो आगे देखूंगा, उसको भी पढ़ाना है, लेकिन यहां तक जितने भी चीजें डाइजेशन सिस्टम में आती हैं वो हमने आपको बता दिया। तो क्लास को यही बंद करें। अच्छा एक दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं, हम कुछ डिजीज जान लेते हैं, ऐसे ही बता देता हूं मैं। कुछ डिजीज का हम नाम याद कर लेते हैं जो कि इन्हीं डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है। पहला है डायरिया, अब डायरिया का नाम सुनते ही आपको जो इमेजिन आ रही होगी, कल्पना आ रही होगी, वो बिल्कुल सही आ रही है। इसमें आदमी को लूज मोशन हो जाता है, और होता क्यों है वो भी बता देते हैं। हमने जाना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसमें एक प्रकार की गति होती है, इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है। जब ये क्रमाकुंचन गति अपने नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्पीड इसका हो जाएगा तो इसका न अच्छी तरह से डाइजेशन हो पाएगा, न अच्छी तरह से अवशोषण हो पाएगा, और वो सीधे क्या हो जाएगा, एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें वाटर का अवशोषण भी नहीं हो पाता है, इस वजह से जो भी मल वगैरह होता है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वह लिक्विड के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो इसी को कहते हैं डायरिया यानी दस्त। दूसरा जो डिजीज है उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज में क्या होता है दोस्तों, यही जो क्रमाकुंचन गति होती है,
भोजन को आगे ले जाने के लिए, ये स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो पहले ही हो जाता है और खाना सॉलिड के फॉर्म में यहीं पे हो जाता है, सॉलिड। अब यहां तक आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है आपको भी और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को भी। तो इस कंडीशन में तमाम प्रकार की गैसें निकलती रहती हैं। इसी को कहते हैं कि हमें कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। दोस्तों अगला डिजीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हिंदी में कहते हैं पीलिया। अब डाइजेशन सिस्टम पढ़ते वक्त आपने एक चीज पे नोटिस करा होगा कि हमारे जो गाल ब्लेडर होता है, पित्ताशय होता है, उसमें जो बाइल जूस होता है यानी पित्त जो पाया जाता है वो पीला और हरा कलर का होता है। पीला रंग का कारण होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है बिलिरुबिन, और हरा रंग का कारण होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है बिलीवर्डिन। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो क्या होती है, पीली पड़ने लगती है और आंखें भी पीली होने लगती है। तो यह एक प्रकार का सिम्टम है किसका? जॉन्डिस का, यानी पीलिया का। जो जॉन्डिस रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है, क्योंकि जो पित्त होती है वो लीवर से ही स्रावित होती है। इस वजह से लीवर को प्रभावित करती है कौन सा रोग? जॉन्डिस यानी पीलिया। तो दोस्तों ये रहा डाइजेशन सिस्टम का पूरा सफर। उम्मीद करता हूं ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। कल हम एक नए ट्रेन में बैठेंगे जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। नहीं, बुलेट ट्रेन नहीं, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के साथ हम अपना सफर को जारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।